स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक होगा जो कि बता रहा है कि व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में स्मॉल टी मोटाई, ठीक है, स्मॉल टी मोटाई की पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रभाव क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप अभी तक करते थे कि यहाँ पर प्रकाश के लिए दो स्लिट हमने लिए S1 और S2 और एक फ्रिंज का निर्माण यहाँ पर होता था। लेकिन पहले क्या होता था, सारी चीज़ें आपको पता है कि वही दूरी D तो यहाँ गिवन ही है, XM है ही, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ बीचों बीच क्या रखी हुई, एक पट्टी रखी हुई है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है, ठीक है, क्या है, स्मॉल t है, ठीक। तो अब रखने पर क्या होगा कि फ्रिंज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो XM दूरी पर बनती थी वो XM कहीं और जा कर के विस्थापित हो जाता है। तो उसी के बारे में हमें बात करना है कि विस्थापन कितना होगा और चौड़ाई में क्या फ़र्क पड़ने वाली है, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है कि दो स्रोत हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, S1 और S2, और एक वर्णी कला संबद्ध स्रोत। एक वर्णी तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, एक कलर का, और कला संबद्ध मतलब जो कि कला में क्या होता है, जिनकी कलाओं में अंतर कैसा हो, समान हो। तो आप देख सकते हैं कलाओं में संबंध समान होना चाहिए। और क्या होता है, S1 S2 दूरी से एक पर्दा रखा हुआ है, कितना, स्मॉल d दूरी पर पर्दा रखा है। चलने वाले स्रोत कहाँ पर फ्रिंज बनाती हैं, P पर बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि शून्य क्रम की जो फ्रिंज बनती है वो कहाँ पर बनती है, O बिंदु पर बनेगी, और जो है कुछ दूरी पर क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि कहाँ पर बन सकती है, P पर बन सकती है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि S1 से P तक की चली गई दूरी और S2 से P तक की चली गई दूरी, ठीक है। तो पहला नंबर तो S1 से P तक की जो दूरी चली गई है, किस में चली गई है, आप कहोगे वायु में चली जाती थी पहले। तो वायु में अगर चली जाए तो आप कहेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय की बात कर ली तो आप कहोगे कि दूरी बराबर क्या होगा, दूरी की बात करें तो दूरी बराबर क्या होगा, आप कहोगे चाल गुणे क्या होगा, समय। अब हम बात करें समय बराबर निकालें तो समय क्या होगा, तो हमारा मेन फीचर यहाँ पर समय निकालने के है। तो समय बराबर क्या होगा, क्या होगा, दूरी बटे चाल, चाल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दूरी बटे चाल का प्रयोग करके हम यहाँ पर, आप याद रखिएगा, समय बराबर क्या होगा, चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो S1 से पहले तो P तक गई तो हवा में कितनी दूरी चली, ठीक है, हवा में कितना समय तक रही, और उसके पट्टी जो प्लेट है उसके अंदर कितनी देर तक रही, तो वो हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें पता चला कि S1 से P तक जाने में उसे कुल समय कितना लगा, T लगा, ठीक है भाई। और T निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि वह वायु में कितनी दूरी तय करती है। तो कहोगे S1 से लेकर के P तक तो हवा में है, लेकिन उसमें से घटाएंगे क्या, T घटाएंगे। बातें समझ में आ रही है। तो कुल हवा में चली गई दूरी कितनी हो गई, S1P माइनस T, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अब पट्टी के अंदर कोई अपवर्तनांक है, उसका कितना है, स्मॉल n है, तो उसमें चली गई दूरी कितनी होगी। तो आप कहोगे कि पट्टी की दूरी कितनी है, स्मॉल t, चौड़ाई कितनी है, चाल कितनी है, स्मॉल v, क्योंकि ये प्रकाश की चाल से, जो निर्वात में है उस चाल से तो चलनी नहीं है, तो क्या होगा, इसका कुछ वेग होगा, इसमें v वेग से चल रही है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि कुल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो कहोगे कि दूरी कितनी हुई पहले हवा में, तो कहोगे S1P, और चाल कितनी थी उसमें, C, प्रकाश की चाल, ठीक है। S1P माइनस स्मॉल t लिखेंगे, कुल दूरी हवा में कितनी चली, S1P माइनस स्मॉल t, ठीक है। प्लस जो उसमें चला, किस में चला, आपने कहा कि पट्टी में, तो कितना चला, T बटे V चला। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है भाई। इतनी बातें क्लियर आपको, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी जो है
उसमें लगा समय कितना हुआ। ठीक है, ये तो हमारा किस में हुआ, ये हमारा वायु में हुआ और ये किस में हुआ, पट्टी के अंदर हुआ। ठीक है, तो इससे इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। अब आपने पढ़ रखा है कि प्रकाश का अपवर्तनांक n बराबर कितना होता है, c/v। दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब हम v की वैल्यू निकालें, क्योंकि v बराबर कितना हो जाएगा भाई, v बराबर c/n हो जाएगा। अब हम जो पहला समीकरण लिए थे, यहाँ पर लिखा था ना, क्या लिखा था भाई, आपने कहा था कि t बटा क्या लिखा था, यहाँ पर t बटा v लिखा था पहले समीकरण में, तो हमने उसके जगह क्या रख दिया, हमने t बटा v के जगह क्या रख दिया, हमने v के जगह रख दिया n, c बटा n रख के ऊपर आ गया। ठीक है, तो हम t बराबर पहले क्या लिखे थे, हमारा फॉर्मूला क्या था, S1p माइनस स्मॉल t डिवाइड बाई c, और प्लस क्या लिखा था, स्मॉल t बटा v लिखा था। अब v के जगह हम क्या लिख दिए, तो हम v के जगह क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे S1p माइनस स्मॉल t बटे c, और प्लस t तो रहेगा ही रहेगा, c के जगह हम क्या रख दिए, c बटा n रख दिए, n ऊपर चला जाएगा और क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, यही फॉर्मूला बन के आएगा क्या, S1p माइनस स्मॉल t डिवाइड बाई c इंटू TN बटे c। ठीक है, अब जरा इनका गुणा करके देखते हैं क्या कॉमन आएगा। तो हमने देखा कि इनमें से कॉमन क्या निकल के आता है, तो t बराबर हमको निकल के आता है t इज इक्वल टू 1/c कॉमन हो जाता है, और अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है S1p माइनस स्मॉल t प्लस NT। ठीक है, NT बचा। ठीक है भाई, अब आप देखते हैं इसे कि जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं n प्लस का है और t माइनस का है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, t इज इक्वल टू 1/c S1p प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल t और ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, तो यह हमको कुल समय लगा कहाँ तक, S1 से P तक पहुँचने में। ठीक है, इतनी बातें समझ में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमने पढ़ा था प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल गुणे समय। वायु में प्रकाश की चाल कितनी भैया, c, और कुल समय कितना लगा आपको चलने में, t। तो अब यही समीकरण पथ की लंबाई निकालेंगे। ठीक है भाई, तो पथ की लंबाई निकालिए, तो c की वैल्यू आपको तो c ही रखनी है, और t की वैल्यू कितनी आई थी, आपने कहा था t की वैल्यू 1/c S1p और क्या लिखा था, प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल t। ठीक है, c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि हमें पता चला कि वायु में चली गई प्रभावी दूरी कितनी आई, S1p प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब कह रहा है कि टी मोटाई की प्लेट रखने पर प्रकाश के तरंग में के प्रकाशिक पथ में कितने की वृद्धि हो गई। पहले तो वो कितना अगर पट्टी नहीं रखी होती तो केवल S1p दूरी ही चलता। ठीक है, लेकिन जब उसके मार्ग में पट्टी रख दिया तो n माइनस 1 इंटू टी दूरी ज़्यादा चलनी पड़ी। कितनी चलनी पड़ी, ज़्यादा चलनी पड़ी। ठीक है, अब भाई आपके घर में सीधे किस पड़ोसी घर में जाने का रास्ता हो, अगर ना हो तो उसमें दीवार रख दीजिए, दीवार रखते ही क्या हो जाएगा, आपको उतना घूम के उसके घर में जाना पड़ेगा कि नहीं। तो वही बेचारा यहाँ पर घूम के गया तो क्या हो गया, n-1 दूरी क्या होगी, तय ज़्यादा हो गई। अब हम पथांतर निकालें किससे। अब आपने देखा था कि दो लाइनें खींची हुई, एक तो S1p था और दूसरा क्या था, S2p था, S2p। तो S2p तो अभी S2 जो है S2 से P तक की जो दूरी है वो भी तो सेम उतनी ही, तो अभी भी क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही है उसकी तुलना में। तो हम निकाल के देखें कि दोनों में पथांतर क्या आएगा, तो आप कहोगे अब हम S2p माइनस S1p लिखते थे, तो S1p ना लेकर के हम क्या लिखेंगे, S1p प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल t लिखेंगे। ठीक है भाई, अब घटाने के बाद हमको क्या मिलता है, देखते हैं कि S1p S2p एक साथ आ गए और माइनस n-1 अलग हो गया। बातें समझ में आ गई, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लस हो माइनस, माइनस तो प्लस। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमने देखा यहाँ पर कि क्या यहाँ पर आता है। तो आपने देखा क्या रिजल्ट आया, S2p माइनस S1p और बचा क्या, माइनस n-1 इंटू टी। अब S2p माइनस S1p की वैल्यू हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था, क्या निकाला था, एक्सएम, वो जो आपको पथांतर निकाला था
पथांतर यानी H2A निकाला था। H2A की वैल्यू कितनी आई थी? आपने कहा था भाई एक्स डी बाई कैपिटल डी एक्स एम निकाला था। और माइनस ये पीछे वाला तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, n-1 इंटू टी। ठीक है, यह बातें समझ में आ गई। तो पथांतर इतना आया, कितना आया? पथांतर आया। ठीक है, यह पथांतर आपको समझ में आ गया होगा कि इतना होगा। ठीक है, अब जब पथांतर आ गया तो पथांतर दो प्रकार का होता है। जब संपोषी होगा तब उसके लिए कितना रखते हैं? कहेंगे m लैम्डा रखते हैं। और जब विनाशी होता तो क्या लिखते हैं? 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2d लिखते हैं, लैम्डा बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की स्थिति निकालते हैं, यानी xm की दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे? m लैम्डा रखेंगे। तो देखिए हमने कहा कि अब दीप्त फ्रिंज है तो प्रभावी पथांतर कितना होगा? m लैम्डा रख के हम d बाई डी एक्स एम माइनस इसके बराबर क्या रख दिया? m लैम्डा रख दिए। अब हम क्या किए? पहले नंबर तो इसको हम इस n-1 को इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या बन गया? आपने देखा कि m, देखिए यहाँ पर पहला नंबर तो आपको ध्यान रखना कि n ट्रांसफ़र किया तो n-1 इंटू डी प्लस में आ गया। दूसरी चीज़ हमने क्या किया? d बाई डी को इधर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो पलट गया, क्या बन गया? d बाई स्मॉल डी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको xm बराबर अब जो नई जब पट्टी रखने के बाद xm बराबर मिला, वो क्या मिला? d बटे स्मॉल डी और कितना मिला? m लैम्डा और m लैम्डा प्लस क्या? n-1 इंटू स्मॉल टी मिला। ठीक है, अब जो प्रारंभिक वाली पहले बिना पट्टी रखने पर t बराबर 0 रख दें तो हमको क्या मिलता है? xm बराबर तो वही पुराना मिल गया। अब हमको कह रहा है कि बिना पट्टी के, ये बिना पट्टी के था। ठीक है, और ये पट्टी के साथ है, पट्टी के साथ में। ठीक है, ठीक है, तो अब दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। इसे हम क्या मान सकते हैं? देखते हैं कि इसे घटाएं तो क्या निकल के आएगा। आप कहोगे एमवी फ्रिंज में विस्थापन कितना हो। पहले तो आपको पता था कि यहाँ पर रखने पर ये दोनों इस तरह से यहाँ पर मिलते थे, लेकिन जब इसी के मार्ग में पट्टी रख दिया गया तो ये यहाँ कहीं बनाने लगा इसे। ठीक है भाई, तो इनके बीच में की जो दूरी होगी उसे हम क्या लिखेंगे? x0। निकाल कर देखें कि x0 कितना आएगा। तो अपने निकाला तो देखा कि इन दोनों को घटाएँ। किसको? पहले जो पट्टी रखने के बाद आपको फ्रिंजों की स्थिति आई और पट्टी रखने से पहले जो फ्रिंजों की स्थिति थी। ठीक है, दोनों को घटाने के बाद क्या आता है? d बाई स्मॉल डी n-1 इंटू टी। तो हमको क्या आ गया कि फ्रिंजों की स्थिति में विस्थापन कितना निकल के आया। तो ये देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये वाला टर्म एक दूसरे कैंसिल करते ही अब देखते हैं कि d बाई डी और ये n-1 इंटू टी आए। तो ये हमारी आ गई फ्रिंज की स्थिति। क्या आ गई? स्थिति। ठीक है, अब फ्रिंज की चौड़ाई निकालें तो हम क्या करें? अगर xm की बात करें, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालें। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला रखा हुआ है। इसी फॉर्मूले में एक बार xm रख के वैल्यू निकालेंगे, xm तो रख कर निकाला हुआ है, और दूसरा xm+1 रख करके निकालेंगे। देखिए m के जगह m+1 और यहाँ m के जगह केवल m है। दोनों को जब घटाते हैं तब भी वही हमको क्या मिलता है? जो पुरानी फ्रिंज की चौड़ाई थी d लैम्डा बटे स्मॉल d, वही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है। क्या कहता है? कहता है यह पूरी बात हमारी किस तरह से कहता है? कहता है कि इस प्रकार देखते हैं कि फ्रिंज का विस्थापन उसके क्रम पर निर्भर नहीं करता, अर्थात सभी फ्रिंजें समान दूरी पर से विस्थापित होंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यतिकारी जो पट्टी होगी उसकी चौड़ाई तो चेंज नहीं हुई, लेकिन हाँ पोजीशन ज़रूर चेंज हो गया। ठीक है, तो यही हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।